करती हूँ सेक्स एजुकेशन देने की। हमारे बच्चों को सही उम्र में सेक्स के बारे में अगर एजुकेट कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बता दिया जाए, पीरियड्स के बारे में बता दिया जाए। और मेरे भाई को सेक्स एजुकेशन दिया, हमें प्रॉपर्ली बताया चीज़ों के बारे में। मुझे पीरियड्स के बारे में जब मुझे पहली बार आए थे तो मम्मी मुझे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। मैं हूँ AR यादव। आज हमारे साथ आप कह सकते हैं इंडिया का और बिहार का अच्छी बेटी इसी मिथिला में और इसलिए इसी बिहार से हम बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे कि इस बिहार में एक अच्छी बेटी की बात कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे जानवी से। और जानवी कौन है, क्या करती है, इतनी अच्छी बेटी बिहार का ये बनी कैसी, ये हम सब कुछ जानेंगे आज जानवी जी से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में सभी युवाओं के प्रेरणा और सभी युवाओं का आइकॉन जानवी जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो आज आप समझे कि कौन है और क्या काम करती है। तो आज मेरा सवाल है जानवी जी से कि आप इतना बड़ा स्टार्टअप इतने कम उम्र में और इतनी बड़ी सोच और इतने बड़े बड़े अवार्ड कैसे हासिल किए, ये समझने की बात है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी हमारी बहन देख रही है, देश की बेटी देख रही है, इनको सीखने की बात है। तो मैं जानना भी चाहूँगा कि आप अपने लाइफ का जो एक स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से किए और किस किस ने सहयोग किया और अभी तक आप कहाँ पहुँचे। जी बिल्कुल। तो मेरी जर्नी की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की थी, 11 साल की हुई थी तब। और मैं एक अपने रिश्तेदार के घर गई थी, जहाँ पर हुआ क्या था कि एक्चुअली वो एक बेबी डिलीवर करने वाली थी। तो हम सब उस एक्साइटमेंट में उसी न्यूज़ के लिए गए थे कि वो हॉस्पिटल में है। और वहाँ पर जैसे ही अंदर से खबर आती है, वार्ड बॉय अंदर से कहता है कि लड़की हुई है, तो उसके बाद उससे पहले सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे, उत्सुक थे उस खुशखबरी के लिए। लेकिन जैसे ही अंदर से वार्ड बॉय ने कहा कि लड़की हुई है, तो लोगों के चेहरे ऐसे उतर गए, ऐसा मातम सा छा गया, वो माहौल पूरा बदल गया। तो क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे मन में था कि जो मिठाई के डब्बे आए हैं वो खुल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। तो मेरा था कि मिठाई के डब्बे क्यों नहीं खुल रहे हैं। तो मैंने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया है अचानक। पापा ने बोला कि लड़की हुई है इसलिए सब लोग उदास हो गए हैं। और मैं पूरा खुश, मुझे उस वक्त बच्चे से कोई मतलब था ही नहीं, मैं तो सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, मैं छोटी थी। लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि लड़की होने के कारण मातम का माहौल छा गया है, तो उस वक्त से मुझे एक प्रेरणा अपने मन में आई, पता नहीं कहाँ से आई ये बात, कि क्यों ना लड़कियों के लिए कुछ किया जाए। और हमारे समाज में आज भी जो लड़कियां या महिलाएं पीड़ित हैं, वो किन कारणों से पीड़ित हैं। जब हॉस्पिटल में एक बच्चे के आगमन से ही इतनी ज़्यादा उदासी छा जाती है, तो फिर आगे की तो हम कल्पना कर ही सकते हैं। तब से शुरुआत हुई। मैंने मम्मी से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पापा से बहुत सारे सवाल पूछे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, बहुत सारे सवाल थे मेरे। तो पहले तो मैंने जानकारी हासिल की, गूगल का हेल्प लिया और सोसाइटी को देख कर समझने की कोशिश की कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, लैंगिक समानता क्यों ज़रूरी है, हमें महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत तो ज्ञान लेने से हुई। फिर मुझे लगा कि अवेयरनेस जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी जनता जागरूक रहेगी, अगर हमारी जनता को हर चीज़ के बारे में पता होगा, प्रॉपर्ली वो एजुकेटेड होगी, तो चीज़ें कई हद तक हम सुधार सकते हैं। तो मैंने फिर अवेयरनेस जनरेशन का काम स्टार्ट किया, गाँव में जाकर, स्कूल्स में जाकर वहाँ के बच्चों को एजुकेट करना, वहाँ की महिलाओं को बताना, डोमेस्टिक वायलेंस के तरफ भी उनको अवेयर करना कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस से कांटेक्ट कर सकती हैं, आप लीगल एक्शंस ले सकती हैं, उनको ये बताना। उसके बाद वर्ष 2020 में मुझे पहली बार यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन अमेरिका से अवार्ड मिला अपने जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन को लेकर। और उसके बाद 2020, 2021, 2022 लगातार 3 साल मुझे वहाँ से अवार्ड्स मिले। हैट्रिक अवार्डी हूँ मैं वहाँ की। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया था वर्ष जब मैं 13 साल की ही थी, तभी मेरे जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए। और जब मैं क्लास 10th में ही थी तभी मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री से सम्मानित किया गया था लंदन के ग्लोबल चेंज मेकर्स द्वारा, मेंस्ट्रुअल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। उसी के साथ साथ पिछले वर्ष मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी काम किया जो कि HIV एड्स पर बनाई गई। एड्स को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, उनको कैसे तोड़ा जाए। और उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का ये मकसद था कि उस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान लगभग 47 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। वो अपने देश में बजट की कुछ बढ़ोतरी कर सकें, एड्स पेशेंट्स के लिए कुछ स्कीम्स ला सके जिससे एड्स पेशेंट को कुछ फ़ायदा मिल सके। और ये डॉक्यूमेंट्री 1 अगस्त को रिलीज़ हुई।
उसके बाद पिछले ही साल मैंने मिस टीन इंडिया व्यूअर्स चॉइस का क्राउन भी जीता। पूरे देश भर से मुझे लाखों की संख्या में वोट्स है जिसने मुझे ये क्राउन दिलाया। मैं नेल्सन मंडेला जी की के सिद्धांतों पर चलने वाला जो संगठन है उबुंटू लीडर्स एकेडमी, उससे भारत की एक लीडर भी हूँ। मैं नेल्सन मंडेला जी के सिद्धांतों को दुनिया भर में फैलाने का काम भी कर रही हूँ। और वर्तमान में मैं अभी जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में अवेयरनेस जनरेशन का काम यहाँ तो कर ही रही थी, मैंने मुंबई में भी किया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे जुहू बीच पे मैं थी और अपने हाथ में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का एक बोर्ड लेकर मैं खड़ी थी। उन लाखों की संख्या में लोग थे, बहुत भीड़ थी उस दिन, संडे का दिन था। और सब लोग मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये क्या लड़की है, क्या लेकर खड़ी है। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों अवेयरनेस जनरेशन का काम वहाँ भी कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही काम कर रही हूँ। अब जानेंगे जानवी कि जो भी हमारे चैनल में लोग हैं वो ज़्यादातर गांव के हैं, और ये जो अभियान आपका है, इस अभियान को हमारे गांव में और बिहार में खासकर बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ी सी जो है, अब जो एक हायर लेवल की बात होती है, हायर एजुकेशन की बात होती है, उससे हट के बात कर लेते हैं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आखिर ये जेंडर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले, मैं आपका बहुत सारा इंटरव्यू भी देखा, तो उसमें कई सारे हेडिंग थे कि जानवी जो है सेक्स पे खुल के बोलती है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि दुनिया में सभी लोग जो आते हैं वो कहीं ना कहीं सेक्स के माध्यम से आते हैं, और एक दूसरे का सहयोग से ही हमारी उत्पत्ति होती है। लेकिन इसका भी एक कोई उम्र होना चाहिए, इसकी भी कोई पहचान होनी चाहिए। और ये जो हम लोग खुला में बोलते हैं कि सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल चीज़ें, ये मतलब हमारे यहाँ तो बहुत शर्म से इसको लोग देखते हैं। इस पे जानवी का क्या है, रिएक्शन है लोगों के लिए? मेरा रिएक्शन ये है कि मैं बात करती हूँ सेक्स एजुकेशन देने की। हमारे बच्चों को सही उम्र में सेक्स के बारे में अगर एजुकेट कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बता दिया जाए, पीरियड्स के बारे में बता दिया जाए, एड्स के बारे में बता दिया जाए, और तमाम ऐसी बातें जो बच्चों को जाननी चाहिए इस उम्र से ही, 12-13 साल की उम्र से ही। जब से बच्चे कहते हैं ना कि बड़े होना शुरू कर जाते हैं, जवान होना शुरू हो जाते हैं, तो उस उम्र में अगर हमारे स्कूल्स में, अगर हमारी शिक्षा नीति में इसको जोड़ा जाए कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए स्कूल्स में। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं क्लास 7th में थी और हमारी स्कूल में सेक्स एजुकेशन की एक क्लास थी, उस पूरी क्लास में टीचर ने एक बार भी अपने मुँह से सेक्स वर्ड का उपयोग नहीं किया था। उस पूरी सेक्स एजुकेशन की क्लास में उन्होंने हमें आकर कुछ और ही पट्टी पढ़ा दी थी, कुछ और ही समझा दिया था, सिखा दिया था। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली एजुकेशन मिल जाए, अगर वो प्रॉपर्ली एजुकेट हो जाए, स्कूल्स में तो आने मुझे लगता है समय लग जाएगा, लेकिन स्कूल्स के अलावा अगर घरों में, हमारे घरों में हम इन सब विषयों पर आमतौर पर बात नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा अगर सेक्स बोल भी दे तो पूरे घर वाले से चढ़ जाएंगे उसके ऊपर कि क्या बोल दिया तुमने। कान खड़ा हो जाते हैं, बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं लोगों के कि क्या बातें चल रही है, क्या बातें कर रहा है बच्चा। जबकि उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आमतौर पर जब बच्चे माता पिता से सवाल पूछते हैं कि मैं कहाँ से आई इस दुनिया में, या फिर मैं कहाँ से आया, तो माँ बाप बोलते हैं कि एक परी आई थी, तुमको हमारे पास छोड़ कर गई, जैसा कि हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ्स में। तो जब बच्चे छोटे हों तो उनको ये आप रीज़न दे सकते हैं, 4-5 साल के हों तो मम्मी पापा साथ रहते हैं तो बच्चे आते। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं भाई, जब बच्चा 13-14 साल का हो गया है, तो उसको प्रॉपर्ली एजुकेट करने में क्या जा रहा है। और इस सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण, पीरियड्स की एजुकेशन की कमी के कारण, हम कई आमतौर पर देखते हैं कि जो लड़कियां स्कूल में होती हैं, अगर उनको पहली बार पीरियड्स आ जाते हैं स्कूल के दौरान, तो उनको पता ही नहीं होता है उनके साथ क्या हो रहा है। वो किसी पब्लिक प्लेस पर होती हैं, कहीं और खेल कूद कर रही होती हैं, और अचानक से उनको लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता है। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में, खासकर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर बच्चों को हम बताते ही नहीं हैं इन सब विषयों के बारे में। दुनिया भर की बातें हम उनसे कर लेते हैं, लेकिन जो बातें वास्तविकता में उनके लिए ज़रूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, वो हम उनको नहीं सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए जब वो 13-14 साल के हो जाए। 9th-10th क्लास, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है क्लास 8th में पहली बार बच्चों के सिलेबस में, तब उन स्कूल में प्रॉपर 2-4-5 लेक्चर्स रखे जाने चाहिए, ताकि जिसमें लड़के और लड़कियों को साथ में बिठाकर एजुकेट किया जाए। ऐसा नहीं कि जैसा हमारे स्कूल में किया गया था, लड़कियों को अलग कमरे में, लड़कों को अलग कमरे में, और दोनों को अलग अलग ही कुछ बता दिया गया था कुछ, और वो बातें हमारे काम की भी नहीं थी जो हमें बताई गई थी। तो दोनों को साथ में बिठाकर, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के मिलाप से ही, दोनों के संयोग से ही हमारी जो ये सृष्टि है वो चल रही है। तो अगर दोनों को साथ में बिठाकर एजुकेट किया जाएगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। एक चीज़ और जानना है, और हम समझेंगे जानवी जी से, कि बिहार में, खासकर बिहार सरकार के द्वारा भी जो है, अभी आप समझ सकते हैं जो हमारे लोअर फैमिली है, आज भी बिहार में जो है, आप जो पीरियड्स की बात करते हैं उसमें जो इक्विपमेंट यूज करते हैं हम,
तो आज भी गांव में जो लोग जो है कपड़ा यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास दो कारण हैं। इसको समझना आपसे हम इसलिए चाहते हैं और लोग को इसलिए समझाना चाहते हैं कि या तो किसी के पास पैसा नहीं हो सकता है, या लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि मतलब क्या यूज करना चाहिए। तो क्या इसके लिए जो है गांव के लोगों के लिए क्या आपका जो है एक उस लहजे में क्या मैसेज है कि इस पीरियड्स को जो है किस प्रकार आप जो है इसमें इक्विपमेंट्स यूज करें, किस तरह से संभालें, इसके लिए क्या कहना है? जी, दोनों जो रीज़न्स आपने दिए दोनों ही अपनी जगह पर पूरी तरह से उचित हैं। एक तो पैसों की कमी होती है, क्योंकि जिस घर में अगर 6 लड़कियां हैं और घर की जो घर का जो इनकम है वो उतना अच्छा नहीं है, तो लोग एक बार क्या 4 बार सोचते हैं एक सैनिटरी पैड खरीदने से पहले कि ये पैसे क्यों। और आदिकाल से जो महिलाएं हैं वो कपड़ों का इस्तेमाल ही करती आ रही हैं, और कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर राख का भी इस्तेमाल करती हैं महिलाएँ, मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो पैसे की कमी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके पीछे एक टर्म यूज़ होता है टैम्पॉन टैक्स, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा किया गया है कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी एडिशनल टैक्सेस लगाई गई हैं सरकार के द्वारा, उनको हटा दिया जाता है ताकि दाम थोड़ा सा कम हो जाए उन प्रोडक्ट्स का। तो मेरे हिसाब से दाम को कम करने के लिए सरकार को ही कोई ना कोई पहल करनी होगी, गांव-गांव तक सैनिटरी पैड को पहुंचाना। हम एक्टिविस्ट जो होते हैं वो क्रांति लाने का काम कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर फाइनेंशियली सबकी मदद करना एक बड़े स्केल पर ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार का काम होता है। तो अगर सरकार टैम्पॉन टैक्स को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस कर दे, तमाम एडिशनल टैक्सेस को हटा दे और सैनिटरी प्रोडक्ट्स के प्राइस को जो है वो कम कर दे, तो हो सकता है लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और दूसरा जो रीज़न है जानकारी की कमी होना। कई सारी ऐसी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं जिनको नहीं पता है कि सैनिटरी पैड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है शायद इस बारे में, या फिर ना खरीदने के पीछे का एक उद्देश्य ये होता है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अक्षय कुमार जी की एक फिल्म आई थी पैडमैन, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो लाकर देना चाहता है अपनी बीवी को सैनिटरी पैड, लेकिन जो मानसिकता होती है कि कपड़ा, जी, ये कपड़ा इस्तेमाल करने की जो मानसिकता होती है वो सैनिटरी पैड यूज़ करने से रोक देती है। तो इस फिल्म ने काफ़ी बड़े स्केल पर हमारे समाज की स्थिति को दिखाया कि अभी भी क्या स्थिति है। महिलाएँ सोचती हैं कि जो आदिकाल से चलता आ रहा है उसी को फॉलो किया जाए, या फिर जो उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें उभर कर हमारे सामने आ रही हैं, तो उसके तहत बहुत से जैसे मेंस्ट्रुअल कप बनाए जा रहे हैं, अब टैम्पॉन्स बनाए जा रहे हैं, पैड सैनिटरी पैड्स के अलावा पीरियड सेफ अंडरवेयर्स बनाए जा रहे हैं महिलाओं के कंफर्ट के लिए, या फिर उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए। तो क्यों ना हम उन सब का भी लाभ उठाते रहें। एक और सवाल है कि हर एक आदमी का कहता है और हर एक आदमी ये भी सोचता है कि शादी करने का एक उम्र होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक पैरेलल एज जो होना चाहिए सेक्स का, वो कौन से एज में लोग जो है वो स्टार्ट करें तो बेटर हो सकता है? बेटर, जैसा कि हमारे देश में भी शादी की एज को 21 साल कर दिया गया है, दोनों जब 21 के हों तभी वो लीगल हैं शादी के लिए। तो आई थिंक आफ्टर 18-19 के बाद हमारी बॉडीज़ रेडी हो जाती हैं टू हैव एन इंटरकोर्स। तो अगर उसके बाद किया जाए तो वो बेटर है। ऐसा करने से जो हमारी लड़कियां होती हैं वो टीनेज प्रेगनेंसी से भी बच सकती हैं, क्योंकि 19-20 साल की उम्र के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनकी हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो रेडी हो जाती हैं तमाम चेंजेस को झेलने के लिए, या फिर जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको संभालने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो 19-20 साल के बाद वाला जो एज है, तब चाहें तो, क्योंकि दोनों लीगल होते हैं, दोनों 18+ होते हैं, तो दोनों अपने डिसीजन खुद लेकर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। हालांकि कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस कारण से कई सारे ऐसे हमें देखने को मिल रहा है, टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है। हमारी जो लड़कियां होती है कम उम्र में, हमारी बॉडीज़ रेडी नहीं होती है एक बच्चे को संभालने के लिए। एक गर्भधारण के बाद की जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसको संभालने के लिए उम्र काफ़ी कम होती है हमारी। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहर के बच्चे कहीं ना कहीं वो उनको पता चल जाती हैं चीज़ें, वो समझ लेते हैं इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, कैसे भी वो समझ लेते हैं। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं जिनको नहीं समझ है उतनी दुनियादारी की, और जिनके घरों में भी इन सब बातों पर चर्चा नहीं होती है, भाई बहन से नहीं होती है, दोस्तों से नहीं होती है, तो ऐसे में अगर उनको स्कूल्स में एजुकेट किया जाएगा तो फिर उनको समझ में आएगा कि टीनेज में इंटरकोर्स करना उनके सेहत के लिए सही नहीं है शायद। और एक जब पड़ाव उनके जीवन, जब 18+ वो हो जाते हैं, उसके बाद करने से उनकी ही बॉडी के लिए वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो अब जानवी जी जो हैं आपको बेहतर तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में बताई है, और जब भी आप लोग सुनेंगे तो या तो आप लोग जो नहीं समझते होंगे वो इस ढंग से रिएक्ट करेंगे कि ये जो है पत्रकार भी जो है बदतमीज़ है, और जो लड़की बोल रही है ये भी बदतमीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि आने वाले समय में यदि ये आपके जीवन में इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो इनसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जाह्नवी जी आपको बताए हैं। और अब हम चलते हैं जाह्नवी जी के कुछ पर्सनल लाइफ में, इसलिए जाएंगे कि आखिर जाह्नवी जी को जो है इतना सारा ज्ञान तो है बुक पढ़ने से आया होगा, ये रास्ते किसने बताया। जैसा कि इंटरव्यू में मुझे पता भी लगा है कि ये जो है पापा के सहयोग से जो है और मम्मी के सहयोग से जो है इस टॉपिक को जो है इतनी रिसर्च कर पाई। तो क्या एक पिता के साथ जो है इस ढंग का बात करना, एक मम्मी के साथ, एक भाई के साथ इस ढंग का डिस्कशन करना, ये तो गांव में बड़ा गुनाह है जाह्नवी जी, बड़ा गुनाह है। गाँव में क्या, शहरों में भी गुनाह है। जहाँ हम पले बड़े हैं, जैसी फैमिलीज़ को मैंने देखा है आसपास, नहीं करते हैं बच्चे बात यूजुअली पेरेंट्स से। बात करना तो दूर, वो तो गलती से सेक्स वर्ड या पीरियड्स वर्ड भी नहीं बोल पाते माँ बाप के सामने कि कौन सा बड़ा पाप कर दिया हमने। ऐसे में हम चारों लोग, मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को सेक्स एजुकेशन दिया, हमें प्रॉपरली बताया चीज़ों के बारे में। मुझे पीरियड्स के बारे में जब मुझे पहली बार आए थे तो मम्मी मुझे पहले ही बता चुकी थी उस बारे में, तो मुझे पता था। तो मेरे लिए जो प्रोसेस था वो काफ़ी ईजी हो गया था। इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ माता पिताओं को कि अगर आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं आपके सामने, और बच्चे जब खुलकर आपके पास बात कर पाएंगे तो फिर बच्चों को भी ना एक जोन चाहिए होता है अपना, एक कंफर्टेबल जोन। क्योंकि टीनेज में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, हर कोई टीनेज से गुजरता है, आप भी गुजरे होंगे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है बहुत। तो उन सब चीज़ों को झेलने के लिए माता पिता का सहयोग अगर पीछे से मिल जाता है तो फिर जो टीनेज जो होता है वो काफ़ी अच्छा गुजरता है। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करना चाहती हूँ हर पेरेंट को, हर माता को, हर पिता को कि अपने बच्चों से बात करना स्टार्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। क्योंकि हमारे जनरेशन के बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है। बच्चों को लगता है कि माता पिता पुराने ख्यालात के हैं, पुराने ज़माने के हैं, इनके पास क्या ही बैठना, इनसे क्या ही बातें करना। और माता पिता को लगता है कि बच्चे हमारे आधुनिक हो गए हैं, पूरे इनको तो सब पता ही होगा, हम इनसे क्या ही बात करें। लेकिन माता पिता और बच्चों के बीच का जो ये प्यारा सा एक रिलेशन होता है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको और बेहतरी की ओर ले जाने के लिए कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो आप देख रहे थे संपूर्ण भारत न्यूज़ पे जाह्नवी जी को, और जाह्नवी जी के सिर पे जो है आप देख सकते हैं चमकता हुआ जो ये मुकुट है। बचपन में जो आप देखेंगे तो मेला में जाके आप खरीदते होंगे कि मम्मी मुझे खरीद दो, और ये जो चीज़ है ये खरीदा नहीं गया है, ये पाया गया है। इनको हम कह सकते हैं तो सम्मान, और ये उसी बात के लिए मिला है कि सेक्स एजुकेशन पे बात किए हैं, अपने पापा के साथ बात किए, अपनी मम्मी के साथ बात किए, अपने भाई के साथ बात किए हैं, और आज पूरे देश के साथ बात कर रही है, आज पूरे बिहार के साथ बात कर रही है, और आने वाले समय में हर घर में इसकी चर्चा हो। इसके लिए हमारे तमाम टेक्निकल चैनल, डिजिटल चैनल जो है, तमाम अभियान इसलिए लेके हम लोग चल रहे हैं और ला भी रहे हैं कि एक घर को बचाया जा सके ऐसे बीमारी से। और आप देखते हैं गाइडलाइन में कि इस बीमारी से 6-7 बीमारियां हो जाती है। तो आप जब भी जो हैं अपने पेरेंट्स यदि देख रहे हैं, अपने बच्चे को यदि देख रहे हैं, तो आप जाह्नवी जैसा बेटी बनने का कोशिश करिए कि हमारी बेटी भी जाह्नवी जैसा बने, और हर एक पिता जो है जाह्नवी के पिता की तरह आप बनिए, ताकि इस समाज में जो है एक अवेयरनेस की तरह जो वायरस है, आपकी दूरी और कम्युनिकेशन गैप एक वायरस है, और इसको ख़त्म करने के लिए जाह्नवी जी जो मुहिम लाई है उसमें आप सहयोग करें। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।